हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स पे। जनरली हर एक संडे को हम डिस्कशन करते हैं जो भी पूरे हफ्ते की, जो पूरे वीक की बैंकिंग न्यूज होती है। आज हम एक सेशन में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको भी हम एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प रहे इन इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझने में। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या रहेगा? 12 से लेकर 18 ऑफ जनवरी तक जो भी बैंकिंग करंट अफेयर्स थे उनको हम देखेंगे, और ये जनवरी मंथ का वीक 3 का करंट अफेयर्स है। इसके पहले मैंने वीक 1 और वीक 2 के करंट अफेयर्स, बैंकिंग करंट अफेयर्स को कवर किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा मॉर्निंग में 9 AM पर हमारे डेली करंट अफेयर्स होते, तो आप डेली करंट अफेयर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। ओके जी। आपके आने वाले जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के एग्जाम हैं, उन उन सब के लिए सेशन काफी यूजफुल रहने वाला है। चाहे वो आरआरबी एग्जाम है, आईबीपीएस है, आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन है, सिडबी, सेबी, नाबार्ड और ऑब्वियस सी बात है एसबीआई पीओ क्लर्क। क्लियर? तो एक बार जल्दी से लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और पहली बार चैनल पे आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट न्यूज। पहली न्यूज है, 5 पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू रिड्यूस गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग टू मीट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी नॉर्म्स। अब यहाँ पर देखिएगा सेबी, यहाँ पर जो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके अकॉर्डिंगली जो आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक या कोई गवर्नमेंट एंटिटी है उसमें गवर्नमेंट के शेयर 75% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन हमारे देश के जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग मोर देन 75% है। और इन बैंक्स में जो लिक्विडिटी है या इन बैंक्स में जो शेयर होल्डिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसको रिड्यूस करने की बात की है। कौन कौन से हैं वो 5 पब्लिक सेक्टर बैंक्स? तो आंसर हो जाएगा यूको बैंक, देन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। तो आपसे क्वेश्चन कैसा बन सकता है? कोई 4 बैंक्स के नाम लिख देंगे और उनमें से बोला जाएगा इनमें से कौन सा बैंक है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग मोर देन 75 नहीं है। तो एटलीस्ट आपके पास ये डेटा होना चाहिए जिससे आप इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर सही कर पाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें क्या करेगी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्स्ट्रा या सरप्लस शेयर है, मोर देन जो 75% शेयर है, उनको बेचेगी। जो लार्जर इन्वेस्टर्स होंगे उनको बेचेगी, जिससे ये रेगुलेटरी नॉर्म्स को फुलफिल कर सके। क्लियर? अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो देखते हैं तो प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग है वो कुछ इस प्रकार है। पंजाब एंड सिंध बैंक में 98.25% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेक्स है, इंडियन ओवरसीज बैंक 96.38%, यूको बैंक 95.39%, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 93% एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र 86.46%। आप यहाँ पर इन शेयर होल्डिंग को भूल जाइए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कितने परसेंटेज है, लेकिन आप इन बैंक्स का नाम याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगली कहानी समझेंगे हम। 3 इंडियन बैंक्स रैंक अमंग द टॉप 25 ग्लोबल बैंक बाय द मार्केट कैप। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंगली जो टॉप 25 पूरे वर्ल्ड के बैंक्स हैं उनमें से 3 बैंक्स इंडिया के हैं। कौन कौन से? आईडीएफसी बैंक, सॉरी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एचडीएफसी बैंक की जो रैंकिंग है वो 13th पोजीशन पे है, आईसीआईसीआई बैंक 19th पोजीशन पे मिल जाएगा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 24th पोजीशन पे मिल जाएगा। तो टॉप 25 जो बैंक्स हैं पूरे वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैप, उसमें आपको 3 एंट्री इंडिया के बैंक्स की मिलेंगी। आपको इन तीनों एंट्रीज को याद रखना है और इनकी लोकेशन या इनकी जो पोजीशन है ग्लोबली वो भी आपको याद रखनी है। सबसे पहले आता है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक 13 पोजीशन, आईसीआईसीआई बैंक 19th पोजीशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 24th पोजीशन। आप चाहो तो इनके मार्केट कैप भी देख सकते हो। ठीक है, 158 बिलियन डॉलर मार्केट कैप है एचडीएफसी बैंक का, 105 बिलियन डॉलर है आईसीआईसीआई बैंक का और 82.9 बिलियन डॉलर है आपका एसबीआई का। ना बात करते पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊपर कौन सा बैंक है अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब सबसे ज्यादा मार्केट कैप किस बैंक का है? तो आप लोग ने जेपी मॉर्गन का नाम सुना होगा। तो जेपी मॉर्गन स्टिल फर्स्ट पोजीशन पे है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट बैंक है अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैप। और इसका जो मार्केट कैप है वो 37.2% इंक्रीज हुआ है और टोटल वैल्यूएशन कितनी है? 679 बिलियन डॉलर। ठीक है, इतनी चीजें तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगली टर्म समझते हैं। यहाँ पर पूरे जो टॉप 25 बैंक्स हैं पूरे वर्ल्ड में, जो टॉप 25 बैंक हैं आपके मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली, तो इन बैंक्स में जो मार्केट कैप है
वो 27.1% से ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी पिछले ईयर के कंपैरिजन में, ठीक है। और ये जो टॉप 25 बैंक्स है, इनका टोटल मार्केट कैप कितना है, 4.6 ट्रिलियन डॉलर आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमें तीनों बैंक से याद रखने हैं, HDFC, ICICI और SBI। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक और रिपोर्ट के बारे में जिसको पब्लिश किया है ट्रेक्सन एनुअल इंडिया फिनटेक रिपोर्ट 2024। ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में जो फिनटेक इंडस्ट्री होती है, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री होती है, मतलब फाइनेंस सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती हैं, उसमें कितना आपको फंडिंग रिसीव हुआ है। जैसे कि हम बात करते हैं ना कि कोई कंपनी बनी है, उसको RBI ने या सेबी ने लाइसेंस दिया है, एक फिनटेक कंपनी है, फिर उसको कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है। तो पूरे वर्ल्ड में जो फिनटेक कंपनीज हैं उनमें अलग अलग देशों से इन्वेस्टमेंट आता है। तो फिनटेक सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, इस रिपोर्ट में ये सारी बातें पब्लिश की गई हैं। और बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया थर्ड पोजीशन पे है, जहां पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखा गया है फिनटेक सेक्टर में। तो फिनटेक सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ है, तो थर्ड पोजीशन पे आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा, ठीक है। किसने पब्लिश किया है इसको, इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है ट्रेक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने। चलिए इस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे आता है इन द टर्म ऑफ फंडिंग रिसीव इन द फिनटेक। तो फिनटेक में फंड रिसीव करने के मामले में इंडिया तीसरे पोजीशन पे आपको मिल जाएगा। इंडिया में जो फंड रिसीव हुआ है आपका 2024 में फिनटेक इंडस्ट्री में, वो कितना हुआ है, 1.9 बिलियन डॉलर है। कितना है, 1.9 बिलियन डॉलर है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, मतलब 2023 के कंपैरिजन में, जो फिनटेक इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट आता है, जो फंडिंग आती है, वो रिड्यूस हुई है। 33% का आपको डिक्लाइन और ड्रॉप देखने को मिल जाएगा। मतलब 2023 में जो फिनटेक इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट आया था, जो फंडिंग आई थी ना, वो 2.8 बिलियन डॉलर थी। लेकिन अभी 2024 में कितनी फंडिंग आई है, 2024 में 1.9 बिलियन डॉलर की फंडिंग आई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रॉप है 33% का। डिस्पाइट द ड्रॉप होने के बावजूद भी इंडिया आपको थर्ड नंबर पे ग्लोबली देखने को मिल जाएगा। ओके, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन सी कंट्री है जो टॉप पर है, जहां पर सबसे ज्यादा फंडिंग रिसीव हुई है फिनटेक सेक्टर में। तो सबसे ज्यादा फिनटेक सेक्टर में फंडिंग रिसीव हुई है यूएसए को, अमेरिका, अमेरिका के बाद है यूके, ब्रिटेन, और फिर थर्ड नंबर पे आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं टॉप इंडियन सिटीज, टॉप 3 इंडियन सिटीज जहां पर सबसे ज्यादा फिनटेक इन्वेस्टमेंट आया है, तो फर्स्ट नंबर पे सिलिकॉन वैली, मतलब हमारा बेंगलुरु, देन मुंबई एंड दिल्ली। तो बेंगलुरु में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट या फंडिंग रिसीव हुई है फिनटेक सेक्टर में, उसके बाद मुंबई और उसके बाद दिल्ली है। नाउ बात करते हैं टॉप 3 इन्वेस्टिंग कंपनी जिन्होंने इंडिया की फिनटेक इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो टॉप 3 इन्वेस्टिंग कंपनीज है एक्सवी पार्टनर, लेट्स वेंचर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एंड वाई कॉम्बिनेटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बाकी ये सब ऑप्शनल है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पर बोला है टॉप 3 कंपनी इन द सीड इन्वेस्टमेंट। अब सीड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब कोई स्टार्टअप बिल्कुल इनिशियल फेज में होता है, मतलब जैसे कि अगर हम एक पौधा लगाते हैं, तो पौधे लगाने से पहले हम एक सीड डालते हैं, और फिर सीड में क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। और सीड लगाते समय, सीड डालते समय, बीज डालते समय हमें नहीं पता होता कि ये पौधा बनेगा या नहीं बनेगा। हो सकता है ये पौधा ना बने, और हो भी सकता है कि पौधा बन जाए। मतलब बहुत ही ज्यादा रिस्की जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो बहुत ज्यादा रिस्की कह सकते हो रिस्की इन्वेस्टमेंट है, वो कौन है, सीड इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब बहुत अर्ली फेज में, जब आपका स्टार्टअप ग्रोथ करना शुरू भी नहीं किया है, आपका बस स्टार्टअप बना ही है, उस फेज में जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको सीड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो सीड इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसने किया है, कैटलिस्ट प्राइवेट लिमिटेड, वाई कॉम्बिनेटर और आंटलर ग्रुप ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, हमारे जो आरबीआई है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक जो डिप्टी गवर्नर है जिनका नाम है माइकल पात्रा, आप लोग ने इनका नाम डेफिनेटली सुना होगा। माइकल पात्रा जी का जो टेन्योर है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इनका जब टेन्योर खत्म हो गया और चौथे गवर्नर, डिप्टी गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन अभी कितने बचे हैं, अभी बच गए आपके 3 डिप्टी गवर्नर। तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है, जो पोर्टफोलियो है, इन रिमेनिंग 3 डिप्टी गवर्नर्स के बीच में बांट दिया गया है। तो एम राजेश्वर राव, जो कि हमारे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं, उनको दिया गया है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट। तो
आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट किसको मिला है? राजेश्वर राव को मिला है। और राजेश्वर राव कौन है? हमारे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। और ये किसको रिप्लेस कर रहा है? माइकल पात्रा को। पहले माइकल पात्रा जी के पास ये डिपार्टमेंट था, लेकिन उनका टेन्योर खत्म हो गया और वो रिटायर हो रहे हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की पोजीशन से। तो अभी आपको देखेंगे कि जो तीन डिप्टी गवर्नर हैं कौन कौन से हैं। एक तो एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर और स्वामीनाथन जानकी रमन। इन तीनों के बीच में 33 जो डिपार्टमेंट्स है आरबीआई के अंदर, जो 33 डिपार्टमेंट काम करते हैं, उनको रिशफल करने का काम किया है। और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट किसको मिला है? आर राजेश्वर राव को ये डिपार्टमेंट दिया गया है। 15 जनवरी से इफेक्ट में आ गया है और इन्होंने सक्सीड किया है माइकल पात्रा को। टी रविशंकर को 13 डिपार्टमेंट, एम राजेश्वर राव को 11 डिपार्टमेंट्स और आपका स्वामीनाथन जानकी रमन जी को 9 डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं। आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के 26 नंबर के गवर्नर आपको मिल जाएंगे संजय मल्होत्रा। ऑप्शन यहाँ पे अगर देखोगे आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के किस नंबर के गवर्नर है? तो 26 नंबर के गवर्नर आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एट्थ पे कमीशन। तो एट्थ पे कमीशन के फॉर्मेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। अब एक बात समझिएगा, जैसे कि आप प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब करते हैं तो आपको पता है ना कि इंक्रीमेंट होता है, एक पे के नॉर्म्स होते हैं, पे का एक स्ट्रक्चर होता है। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए भी एक पे का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 1946 में जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके एक साल पहले की घटना है, जिसके जब डिसाइड किया गया था कि भारत में पे कमीशन का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो हर 10 इयर्स के इंटरवल के साथ, हर 10 साल के इंटरवल के साथ हमारे देश में पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, अभी हमारे देश में 7th पे कमीशन काम कर रहा है। तो 7th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया गया था 2014 में। फिर 7th पे कमीशन के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर इनकी रिकमेंडेशन आए कि किस तरीके से पेमेंट होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनको कितना परसेंटेज हाइक देना चाहिए, जो पेंशनर्स हैं उनके कितने परसेंट हाइक देना चाहिए, डीए क्या होगा, एचआरए क्या होगा, वो सब सारी बातें ये लोग डिसाइड करते हैं। तो यहाँ से जो 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन है वो 2016 से हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट हो रही है। तो 2016 से अगर आप देखेंगे तो 31 दिसंबर 2025 तक यहाँ पर 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन मानी जाएंगी। फिर उसके बाद 8th पे कमीशन आएगा और 8th पे कमीशन की रिकमेंडेशन 2026 से अडॉप्ट की जाएंगी। 2026 से 8th पे कमीशन की रिकमेंडेशन आ जाएंगी। तो 8th पे कमीशन को स्टेब्लिश करने के लिए, 8th पे कमीशन के फॉर्मेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है। अब इसमें एक चेयरमैन, मतलब कमीशन में चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा और फिर जो चेयरमैन और मेंबर्स होंगे वो मिलके रिकमेंडेशन देंगे। रिकमेंडेशन किसको मिलेंगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलेंगी। अब यहाँ पे जो पे कमीशन की रिकमेंडेशंस आती है ना, वो मैंडेटरी नहीं होती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो पे कमीशन की रिकमेंडेशन को मान भी सकता है और चाहे तो उनको मना भी कर सकता है। ठीक है, इतनी चीजें। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जब 6 पे कमीशन था, 6 पे कमीशन में जो बेसिक सैलरी थी वो 7,000 रुपए थी। और जब 7th पे कमीशन आया तो जो बेसिक सैलरी थी वो 18,000 रुपीज आपको हो गई। तो ऐसा बोला जा रहा है कि अब जो 8th पे कमीशन आएगा इस पे भी फर्दर आपको बेसिक पे में हाइक देखने को मिलेगा। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है उनकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन भी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर इतनी चीजें। अब यहाँ पे जो 8th पे कमीशन होता है उनका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है फिटमेंट फैक्टर को डिफाइन करना। ठीक है, जब 7th पे कमीशन बना था तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंगली जो फिटमेंट फैक्टर है वो कितना है? 2.57 है। अब ये क्या होता है? बेसिकली एक मल्टीप्लायर है ये। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई भी पर्सन है, उसकी प्रेजेंट में बेसिक से पे कुछ है। ठीक है, उस बेसिक पे में अगर आप 2.57 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी रिवाइज पे आ जाएगी। जैसे कि बेसिक पे 7,000 रुपए थी, उसमें 2.57 का मल्टीप्लाई किया तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 18,000 रुपीज हो गया। तो इस तरीके से फिटमेंट फैक्टर जो होता है एक मल्टीप्लायर होता है जिससे हम बेसिक पे में मल्टीप्लाई करके रिवाइज सैलरी को निकालते हैं। तो यहाँ पे ये जो फिटमेंट फैक्टर है वो डिफाइन कौन करेगा? अब 8th पे कमीशन करेगा। मतलब जो भी ये फैक्टर डिफाइन करेंगे 18,000 में उसी फैक्टर का मल्टीप्लाई किया जाएगा और फिर आपकी नई सैलरी आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? तो ये फिटमेंट फैक्टर अभी आपका 8th पे कमीशन बताने वाला है। ठीक है, 1947 में पहला पे कमीशन बना था और अभी 7th पे कमीशन हमारे देश में काम कर रहा है। हर 10 साल के इंटरवल में इसका फॉर्मेशन किया जाता है। पे कमीशन की जो रिकमेंडेशन होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए मैंडेटरी नहीं होती है। और जो पे कमीशन है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए।
चलिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा। जो पहला पे कमीशन था उसके चेयरमैन कौन थे? तो पहले पे कमीशन के चेयरमैन आपको श्रीनिवास वार्धाचार्य देखने को मिल जाएंगे। और अभी जो सेवंथ पे कमीशन की रिकमेंडेशन हमारे देश में चल रही है, तो सेवंथ पे कमीशन के चेयरमैन आपको जस्टिस अशोक कुमार माथुर देखने को मिलेंगे। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट नेम। क्लियर है? और एट पे कमीशन जब बनेगा और उसके बाद उसके चेयरमैन बनेंगे तो हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक लॉन्च फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी हैकथॉन 24-25 टू कॉम्बेट मालवेयर थ्रेट। तो लगातार आपको न्यूज में भी आता रहता है, साइबर अटैक इंक्रीज होते जा रहे हैं। आजकल तो डिजिटल अरेस्ट भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। आप लोगों ने कितने सारे अवेयरनेस कैंपेन्स के बारे में सुना होगा। इनफैक्ट आज के समय में जब आप किसी को कॉल करते हो तो कॉल लगने से पहले सबसे पहले एडवाइजरी आती है अबाउट द डिजिटल अरेस्ट। तो लगातार साइबर क्राइम इंक्रीज होते जा रहे हैं। जो मालवेयर का थ्रेट है वो इंक्रीज होता जा रहा है। इसलिए पंजाब नेशनल बैंक ने साइबर सिक्योरिटी हैकथॉन 24-25 को लॉन्च किया है। और ये पहली साइबर सिक्योरिटी हैकथॉन आपको मिल जाएगी जिससे हम साइबर क्राइम को रोक सकें। ठीक है? और यहाँ पर इसकी थीम क्या है? कोड अगेंस्ट मालवेयर। तो अलग अलग जो लोग टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड होते हैं वो मालवेयर के लिए कोडिंग करेंगे, मालवेयर को डिटेक्शन करने के लिए डिवाइसेस बनाएंगे और उसके बाद फिर प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पे अप टू 11 लाख रुपीस तक के प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। साथ ही साथ जो भी सॉल्यूशन पसंद आता है उसको पंजाब नेशनल बैंक अपने बैंकिंग सिस्टम में इंट्रोड्यूस भी करेगी। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि पहला साइबर सिक्योरिटी हैकथॉन कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी थीम क्या है? कोड अगेंस्ट मालवेयर। अब यहाँ पे देखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के एक डायरेक्टिव है, मतलब एक उनका नोटिस है कि यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो एनुअली इस तरीके के हैकथॉन्स को कंडक्ट करेंगे। और इसी जो डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस का, उसी नोटिफिकेशन के अंदर पंजाब नेशनल बैंक ने साइबर सिक्योरिटी हैकथॉन को ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है? डन। पंजाब नेशनल बैंक का फॉर्मेशन 1894 में हुआ था। न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। और रिसेंटली जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ बने हैं वो कौन बने हैं? अशोक चंद्र बने हैं। और टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। चलिए नेक्स्ट है, बजाज ब्रोकिंग ने पार्टनरशिप की है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के साथ टू लॉन्च 3-in-1 अकाउंट सॉल्यूशन। तो बजाज ब्रोकिंग जो कि एक ब्रोकिंग आर्म है बजाज फाइनेंस लिमिटेड की, हैज पार्टनर विद द तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक टू इंट्रोड्यूस अ 3-in-1 अकाउंट्स सॉल्यूशन। मतलब आपका एक ही अकाउंट होगा जिसमें 3 सर्विसेज होंगी। कौन कौन सी? बैंकिंग सर्विस, ब्रोकिंग एंड इन्वेस्टमेंट सर्विस ऑन द सिंगल प्लेटफॉर्म। ठीक है? इसलिए तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने यहाँ पर बजाज ब्रोकिंग के साथ उनके प्लेटफॉर्म को शेयर करने के लिए पार्टनरशिप साइन की है। 3-in-1 अकाउंट विल सिंप्लीफाई फंड ट्रांसफर, आपका पेपर वर्क रिड्यूस हो जाएगा और एक टेक ड्रिवन आपको इंटरफेस प्रोवाइड किया जाएगा बैंकिंग सर्विसेज के लिए। ना बात करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बजाज ब्रोकिंग कौन है? मनीष जैन है। एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एंड सीईओ ऑफ तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक आपको कौन मिल जाएंगे? आंसर हो जाएगा साली एस नायर। नेक्स्ट है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक रिवाइज सेविंग बैंक डिपॉजिट रेट इंट्रोड्यूस न्यू स्लैब। देखिएगा यहाँ पर जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसमें जो भी कस्टमर है जो सेविंग बैंक डिपॉजिट करते हैं, मतलब बैंक में सेविंग डिपॉजिट करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपकी जो सेविंग्स होती है आपको उसमें इंटरेस्ट मिलता है। डिपेंड करता है कि आपने कितना डिपॉजिट किया हुआ है। तो अभी तक इनका जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता देती हूँ। इनका स्ट्रक्चर है, अगर कोई भी इंडिविजुअल अप टू 1 लाख रुपीज तक का डिपॉजिट करता है तो उस 1 लाख रुपीज तक में आपको 3% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है? सेकंड, अगर कोई इंडिविजुअल 1 लाख रुपीज से लेकर 10 लाख रुपीज तक का डिपॉजिट करता है तो उसको 5% आपको 5% इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। ये आपकी पहले से चीजें चल रही थी। ठीक है? इसके अलावा कोई भी इंडिविजुअल अगर देखा जाए तो 1 करोड़ से अगर 25 करोड़ रुपीज का डिपॉजिट करता है तो उसको 7.5% इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है? ये अभी तक आपकी चल रही थी चीजें। और कोई भी इंडिविजुअल अगर 25 लाख रुपए से ऊपर अबव द 25 लाख रुपीज अगर डिपॉजिट करता था तो उसको 7.80% इंटरेस्ट रेट था। ये अभी तक कार्यक्रम चल रहा था। अब यहाँ पे दो नई कैटेगरी, दो नए स्लैब्स को भी इंक्लूड किया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। इन्होंने कहा है कोई भी इंडिविजुअल 10 लाख रुपीज से लेकर अगर 25 लाख रुपीज तक का डिपॉजिट करता है तो उसको 7% इंटरेस्ट मिलेगा। और कोई भी इंडिविजुअल अगर 25 लाख रुपीज से लेकर 1 करोड़ रुपीज तक का डिपॉजिट करता है तो उसको 7.5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो ये 7.25% इंटरेस्ट मिलेगा। ये दो नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है और पीएन वासुदेवन आपको एमडी एंड सीईओ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट है क्रेडेक्स रिसीव आरबीआई फाइनल अप्रूवल टू लॉन्च
ट्रेड्स प्लेटफॉर्म DTX। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेड्स ट्रेड्स का मतलब होता है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे जो भी कंपनीज आएंगी उसको लाइसेंस देने का काम करता है। और अभी तक आपको ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे RBI अप्रूव 4 कंपनीज देखने को मिलती थी। अब ये 5वीं नंबर की कंपनी है जिसको ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे RBI ने अप्रूवल दिया है, जिसका नाम है DTX। और ये DTX कंपनी किसकी है? आंसर हो जाएगा क्रेडिक्स की कंपनी है। तो क्रेडिक्स जो है वो इंडिया का एक लार्जेस्ट सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म है। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इन्होंने अप्रूवल ले लिया है और ट्रेड प्लेटफॉर्म पे अपना नया वर्टिकल लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है DTX। DTX का मतलब है डोमेस्टिक ट्रेड एक्सचेंज। और ये 5वें नंबर का RBI रेगुलेटेड ट्रेड प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ट्रेड प्लेटफॉर्म के बारे में, तो ट्रेड प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है? इस प्लेटफॉर्म पे आपको जितने भी MSME होते हैं, जितने भी आपके न्यू बिजनेस आइडियाज होते हैं, MSME होते हैं, वो रजिस्टर होते हैं। और MSME सेक्टर में जो फंड फ्लो की प्रॉब्लम होती है, MSME सेक्टर में जो भी फंड फ्लो की प्रॉब्लम होती है उसको रिजॉल्व करने का काम ट्रेड्स प्लेटफॉर्म करता है। ठीक है ना, इसमें कैसे किया जाता है? इसमें ऐसे किया जाता है कि कोई एक MSME है और उसको अपनी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत है। अब जब ये मैन्युफैक्चरिंग करेगा, इनका मटेरियल मार्केट में बिकेगा, उसके बाद तो इनके पास रेवेन्यू आएगा। बट इनिशियली इनके पास रेवेन्यू नहीं है, इनिशियली इनके पास पैसा नहीं है कि वो सप्लायर को या जो भी आपके जहां से भी आपने रॉ मटेरियल लिया है उनको पैसे दे सके। तो ऐसे केस में जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म होता है उसमें MSME को रजिस्टर किया जाता है। और यहाँ पर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो इनवॉइसिंग के जरिए इनको लोन देने का काम करते हैं। तो इस तरीके से ट्रेड प्लेटफॉर्म काम करता है MSME सेक्टर के इनफ्लो को, फंड या जो आपके फाइनेंस इनफ्लो है उसको मेंटेन करने के लिए। अगर हम बात करते हैं क्रेडिक्स के बारे में, इसका फॉर्मेशन 2015 में 2015 में हुआ था। और ये सप्लाई चेन फाइनेंस है, मतलब 70,000 से ज्यादा MSME सप्लायर आपको क्रेडिक्स पे देखने को मिल जाएंगे। और इन्होंने ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे, इनको RBI से अप्रूवल मिला है, ये ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं DTX नेम के साथ। क्लियर इतनी चीजें? अगर हम बात करें CEO एंड को फाउंडर कौन है क्रेडिक्स के, आंसर हो जाएगा मनीष कुमार है। ओके, एंड को फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्रेडिक्स के कौन है? अनुराग जैन है। अब देखिएगा, अगर हम देखें कि पहला पहला RBI अप्रूव ट्रेड प्लेटफॉर्म पर कौन सा कंपनी आया है या कौन सी कंपनी आई है, आंसर हो जाएगा RXIL। RXIL पहली ट्रेड एक्सचेंज है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। और ये ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन सिडबी और NSE के बीच में। ठीक है, जिसका नाम है रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया। फिर आता है इनवॉइस स्मार्ट, M1 एक्सचेंज, C2F2 और फिर आ गया DTX। तो ये केवल और केवल 5 ही कंपनीज हैं जो कि ट्रेड प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिल जाएंगी RBI अप्रूव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं NPCI एंड मैग्नाटी पार्टनर टू बूस्ट UPI यूज इन UAE। अब हमारा जो NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, NPCI, अब NPCI के जो बिजनेसेस हैं कहाँ पर? इंटरनेशनल बिजनेसेस हैं। तो इनके इंटरनेशनल बिजनेसेस को देखने के लिए इनके एक इंटरनेशनल आर्म है। तो NPCI की इंटरनेशनल आर्म को हम NIPL के नाम से जानते हैं। या समझ आया? NPCI के जो ओवरसीज बिजनेसेस हैं, जो इंटरनेशनल बिजनेसेस हैं, उनको देखने के लिए एक और बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है NIPL। ठीक है, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। इन्होंने UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बेस्ड एक फिनटेक कंपनी है जिसका नाम है मैग्नाटी, इनके साथ पार्टनरशिप किया है। और दोनों मिलके UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो इंडियन ट्रेवलर्स हैं जो UAE विजिट करने जाते हैं उनके लिए। इंडियन ट्रेवलर्स जो UAE विजिट करने जाते हैं। करेंटली जो हमारी UPI पेमेंट है वो 7 कंट्रीज में एक्सेप्टेड है, जैसे कि भूटान, मॉरिशियस, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, सिंगापुर एटसेट्रा। फ्यूचर का प्लान है कि UAE और मॉरिशियस के मार्केट में भी हमें रुपए जैसे डेबिट कार्ड्स को वहां पर भी प्रचलन में लाना है, उसको स्टार्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है टाटा कैपिटल रेज $400 मिलियन थ्रू द फर्स्ट इंटरनेशनल बॉन्ड। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने, टाटा कैपिटल ने, इंटरनेशनल बॉन्ड से $400 मिलियन के फंड को रेज किया है। टाटा कैपिटल लिमिटेड जो है वो एक फाइनेंशियल सर्विस आर्म है टाटा ग्रुप की। और इन्होंने $400 मिलियन के फंड को रेज किया इंटरनेशनल बॉन्ड से, जिसपे आपको इंटरेस्ट रेट 5.38% देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर इसका जो टेन्योर है वो 3.5 ईयर्स का है।
तो बॉन्ड क्या होते हैं? बॉन्ड आपके डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जब किसी कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होती है, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो बॉन्ड को इशू करते हैं और इन्वेस्टर्स इन बॉन्ड को खरीदते हैं, बदले में कंपनी को पैसा मिलता है। इन बॉन्ड की एक लिमिट होती है, एक इंटरेस्ट रेट होता है, इस बात को याद रखना है। तो 3.5 ईयर टेन्योर्स के लिए 5.3% इंटरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। टाटा कैपिटल का फॉर्मेशन 2007 में मुंबई में हुआ था एंड राजीव सब्रवाल आपको एमडी एंड सीईओ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अभी तो काफी सारी न्यूज हमें पढ़ना बाकी है और वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी है आपकी प्रैक्टिस के लिए, चेक करने के लिए कितनी न्यूज आपको याद है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर सारी चीजें समझ में आ रही हैं, सारी चीजें यूजफुल लग रही हैं, तो जल्दी से थम्स अप दे दो, जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दो और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्लियर है? अब इसके अलावा जो बच्चे न्यू आए हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज की क्लास की जो हमारी करंट अफेयर्स चल रहा है, जो बैंकिंग न्यूज़ है, इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, टोटली फ्री होती है। आप उसको डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। लेकिन पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? एप्लीकेशन पे। आप प्ले स्टोर पे जाना और प्ले स्टोर में सर्च करना पूजा जैन क्लासेस। प्ले स्टोर में सर्च करिएगा पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन और वहां से आप पीडीएफ फ्री नोट्स वाला जो सेगमेंट होगा ना, फ्री नोट्स, वहां से आप इजिली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंटेबल फॉर्म में होती है, प्रिंट आउट भी निकाला जा सकता है। जब आप एप्लीकेशन पे विजिट करोगे तो वहां पर आपको दिसंबर मंथ की कंप्लीट करंट अफेयर्स मैगजीन मिल जाएगी और यहाँ पर बैंकिंग मैगजीन भी अवेलेबल है, जिसमें कंप्लीट जो दिसंबर मंथ का बैंकिंग न्यूज है प्लस बैंकिंग 100 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? तो ये दोनों प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे, आप इनको बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिया पॉइज्ड टू बिकम वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय द 2026। देखिएगा, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है, अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है और कहा है कि इंडिया जापान को सरपास कर देगा, जापान को ओवरटेक कर लेगा और इंडिया वर्ल्ड की फोर्थ नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी 2026 में। और इन्होंने भारत की जीडीपी को भी फोरकास्ट किया है। इन्होंने कहा है 2024-25 या इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि FY25 में जो भारत की जीडीपी है वो 6.8% एस्टिमेट इन्होंने किया है और 26 FY26 में इन्होंने फोरकास्ट किया है 7.7%। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है आरबीआई अलाउ फॉरनर टू ओपन रुपी अकाउंट इन मेजर मूव। अब यहाँ पे देखिएगा, आरबीआई का एक और सर्कुलर आया था। क्या सर्कुलर आया था? आरबीआई ने कहा है कि जो इंडियन है और इंडिया से बाहर अलग अलग देशों में रहते हैं, वो इंडियन करेंसी में अपने अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अलाउ ओवरसीज ब्रांचेस ऑफ बैंक। ओवरसीज ब्रांचेस का मतलब होता है जो इंडियन बैंक्स की ब्रांच आउटसाइड द इंडिया है। तो overseas branches of the bank to open rupee accounts for people residing outside India in the latest move towards the internationalization of the rupee। क्या सर्कुलर पास किया है आरबीआई ने? आरबीआई ने कहा है जो ओवरसीज ब्रांचेस है, जैसे कि इंडियन बैंक की कोई ब्रांच जो है वो यूएसए में है, या फिर एसबीआई की कोई ब्रांच जो है वो मॉरिशियस में है और वहां पर इंडियंस रह रहे हैं, तो इंडियन रुपीज में अपने अकाउंट्स को इन ओवरसीज ब्रांचेस में ओपन करा सकते हैं। इसके अलावा हमारा टारगेट है कि हम लोकल करेंसी में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स भी करें। टू प्रमोट द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन इन रुपी एंड अदर लोकल और नेशनल करेंसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेशन किया है सेंट्रल बैंक के साथ अंडर द फेमा एक्ट। फेमा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, 1999 का एक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे लिखा है ऑथराइज डीलर बैंक ओवरसी ब्रांचेस कैन नाउ ओपन INR अकाउंट्स फॉर रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो सबसे पहले एक एक टर्म समझते हैं, हम देखेंगे कि ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स क्या होते हैं। तो ऑथराइज्ड डीलर बैंक वो बैंक्स होते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करते हैं। ठीक है, दैट बैंक दैट हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द कंट्रीज सेंट्रल बैंक, मतलब आरबीआई से इनको अप्रूवल है, आरबीआई से ऑथराइज्ड है टू हैंडल द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स, उनको हम ऑथराइज्ड डीलर कहते हैं। तो जो ऑथराइज्ड डीलर बैंक हैं और उनकी ओवरसीज ब्रांचेस हैं, वो इंडियन करेंसी में रेसिडेंट आउटसाइड इंडियंस के अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या बोला है कि जो रेसिडेंट आउटसाइड इंडियन हैं, जो भारत के बाहर विदेशों में इंडियन रहते हैं, वो अपने बैलेंस को यूज कर सकते हैं इन देयर रिपेरिटेबल रुपी अकाउंट सच एज अ स्पेशल नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट।
तो यहाँ पर बोला है रिपेरिटेबल INR अकाउंट, इसका क्या मतलब है? ये वो अकाउंट होते हैं दैट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम इंडिया टू द फॉरेन बैंक अकाउंट। इंडिया से फॉरेन बैंक अकाउंट में मनी को ट्रांसफर किया जाता है यूजिंग द रिपेरिटेबल INR अकाउंट। रिपेरिटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इंडियन करेंसी इनटू द फॉरेन करेंसी, वो भी कहाँ पर? ओवरसीज अकाउंट में। इंडियन रुपए को हम भेज रहे हैं किसी, जैसे कि एक कस्टमर है ए और वही उसी कस्टमर का अकाउंट बाहर भी है, तो अपने इंडियन करेंसी में जो इंडिया में अकाउंट है वो मनी को ट्रांसफर कर सकता है अपने दूसरी कंट्री के अकाउंट में, आपकी फॉरेन करेंसी में और इंडियन करेंसी में। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जुलाई 2022। तो यहाँ पे जो स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट है वो 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द वॉस्ट्रो अकाउंट? तो दो प्रकार के अकाउंट होते हैं आजकल, तो इंटरनेशनल मार्केट में जब हम ट्रेडिंग करते हैं अलग अलग देशों के साथ, तो हम वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो अकाउंट के को यूज करते हैं। तो पहले हम देखेंगे वॉस्ट्रो अकाउंट का क्या मतलब है। वॉस्ट्रो अकाउंट इज अ बैंक अकाउंट that one bank hold for another bank usually in the foreign currency. The term vostro is a Latin word जिसका मीनिंग होता है yours, मतलब समझिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये इंडिया है और इंडिया का कोई बैंक है विच इज SBI, राइट। नाउ बात करते हैं हम यहाँ पे, ये यूएसए है और यूएसए का बैंक का नाम है सिटी बैंक। यूएसए के बैंक का नाम क्या है आपका? सिटी बैंक। तो सिटी बैंक की ब्रांच ओपन की गई है इंडिया में और SBI की ब्रांच ओपन की गई है अमेरिका में। ठीक है, समझ में आया? तो हमने क्या किया, हमारा जो बैंक अकाउंट है वो हमने ओपन किया है यूएसए में, यूएसए ने अपना बैंक अकाउंट ओपन किया है इंडिया में। तो नॉस्ट्रो का मतलब है आर मनी ऑन डिपॉजिट एट यूर बैंक, आपका पैसा हमारे बैंक में डिपॉजिट है और हमारा पैसा आपके बैंक में डिपॉजिट है। एंड वॉस्ट्रो अकाउंट इज अ बैंक अकाउंट दैट वन बैंक होल्ड फॉर अनदर बैंक, एक बैंक दूसरे बैंक के लिए अकाउंट को होल्ड करता है और उनकी ही करेंसी में अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। जैसे कि SBI जो है वो इंडियन करेंसी में ही काम करेगा, लेकिन उसको रेगुलेट यूएसए का बैंक, यूएसए का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑपरेट करेगी। सिमिलर SBI जो सिटी बैंक है हमारे भारत में, उसको रेगुलेट RBI करेगा, लेकिन ये मेंटेन किस में रहेगा? यूएसए की डॉलर में मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो हमारा अकाउंट आपके बैंक में और आपका अकाउंट हमारे बैंक में हमारी करेंसी में, कुछ इस तरीके से आपका नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट होता है। ऐसा क्यों किया जाता है? आपकी पेमेंट सेटलमेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंडोनेशिया और इंडिया के बीच की अगर बात करते हैं, तो इंडिया और इंडोनेशिया का आपस में नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट, और हमने ट्रेडिंग की है, मान लेते हैं $100 मिलियन की ट्रेडिंग है ना। अगर हम चाहते हैं कि हम डॉलर पे निर्भर ना रहें और हम अपनी लोकल करेंसी में ही ट्रांजेक्शन करें, तो इनके जो बैंक्स होंगे ना, ये आपस में ट्रेड कर लेंगे, आपस में मतलब सेटलमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन को, वो भी इंडियन या फिर लोकल करेंसी में प्रमोट करने के लिए वॉस्ट्रो एंड नॉस्ट्रो अकाउंट्स को ओपन करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर इन इंडिया कैन नाउ नेम अप टू 10 नॉमिनी। पहले क्या होता था, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते थे उनके जो असेट्स थे उसके लिए नॉमिनी की जरूरत होती थी, और नॉमिनी होते थे अप टू 3। कितने नॉमिनी होते थे? अप टू 3। तो कई बार यहाँ पे अगर जैसे कि कोविड के समय स्पेशली ऐसा होता था कि पूरी फैमिली की डेथ हो गई, तो अब इसके कोई भी सक्सेसर नहीं है, तो यहाँ पे एक नए रूल्स आए हैं कि अब आप अप टू 10 नॉमिनी यहाँ पर लिख सकते हो। तो मार्केट रेगुलेटर सेबी हैज अनाउंस सिग्निफिकेंट चेंज टू द नॉमिनेशन रूल फॉर द म्यूचुअल फंड एंड द डीमेट अकाउंट। ठीक है, जिससे जो हमारे अनक्लेम्ड असेट है उनको रिड्यूस किया जा सके, जो कि आपका 1 मार्च 2025, 1 मार्च 2025 से एप्लीकेबल होगा। पहले आपके यहाँ पे जो नंबर ऑफ मैक्सिमम नॉमिनी थे वो 3 थे, अब इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है? 10 कर दी है। कब से इफेक्ट में आएगा? 1 मार्च 2025 से इफेक्ट में आएगा। नाउ बात करते हैं सेबी के बारे में, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका फॉर्मेशन 12 अप्रैल को हुआ था 1988 में, उदय कोटक कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद। ठीक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और मधाबीपुरी बुच आपको चेयरमैन देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, IDBI बैंक अनवील चिरंजीवी सुपर सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट। तो यहाँ पे वो इंडिविजुअल जिनकी एज 80 प्लस है, 80 प्लस जो लोग हैं उनके लिए एक फिक्स डिपॉजिट और FD स्कीम लॉन्च की है IDBI बैंक ने, जिसका नाम है चिरंजीवी सुपर सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट स्कीम। ठीक है, इसमें अप टू 8.5% तक का इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलेगा। डिपेंड करता है कितने दिनों का इन्वेस्टमेंट आपने किया है। फॉर एग्जांपल अगर 375 डेज का इन्वेस्टमेंट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.9% आपको देखने को मिलेगा। नाउ बात करते हैं IDBI बैंक के बारे में। इसका फॉर्मेशन 1964 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और राकेश शर्मा आपको MD एंड CEO देखने को मिल जाएंगे।
ठीक है, अब आरबीआई का एक और बड़ा आदेश, एक और बड़ा अनाउंसमेंट आया है। जो क्रेडिट स्कोर है आपका, अब वो 15 दिन में अपडेट होगा। ठीक है, जैसे कि जो सिविल स्कोर होता है, आप किसी से जब लोन लेते हैं तो लोन को रीपेमेंट आपने कैसे किया है, ठीक है, आपके कैसे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, कोई डिफॉल्ट तो नहीं है, ये सारा स्कोर मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट है, इसको 15 डेज में अपडेट किया जाएगा, पहले 1 महीने में किया जाता था, ऐसा आरबीआई ने ऑर्डर दिया है। तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंट्रोड्यूस अ न्यू क्रेडिट रिपोर्टिंग रूल and it is a mandatory that all lender must update credit bureau record every 15 days। हर 15 दिन में आपको इसको अपडेट करना पड़ेगा। पहले ये मंथली साइकिल होती थी, 1 जनवरी 2025 से इफेक्ट में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच बैंक इज spearheading the state level banker committee initiative for the Mahakumbh Mela 2025 by offering AI driven customer support, forex transaction facility, on site ATM and coin vending machine। ठीक है, इसमें बोला है कि वो कौन सा बैंक है जिसने एक स्टेट लेवल बैंकर कमेटी का फॉर्मेशन किया है और महाकुंभ मेले में अपनी 2 एआई ड्रिवन कस्टमर सपोर्ट ब्रांचेस को ओपन कर रहा है, जिसमें फॉरेक्स ट्रांजेक्शन फैसिलिटी, आपकी वेंडिंग मशीन, एटीएम मशीन, सारी फैसिलिटी अवेलेबल होंगी। तो ये लॉन्च कर रहा है कौन? बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मिलियन ऑफ विजिटर्स आपको प्रयागराज में देखने को मिल जाएंगे ड्यूरिंग द महाकुंभ, इसलिए बीओबी अपनी 2 ब्रांचेस को, जो कि फॉरेक्स फैसिलिटी के साथ इक्विप्ड है, उनको ओपन कर रहा है महाकुंभ मेले में। क्लियर है? नेक्स्ट है, what position was Sanjay Malhotra holding in the Indian government before being appointed as the next RBI governor? तो हम सभी को पता है कि संजय मल्होत्रा जी 26 नंबर के आरबीआई के गवर्नर बन चुके हैं। ठीक है, इसके पहले ये किस पोजीशन पे थे? तो ये हमारे सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू थे। कौन थे ये? हमारे सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू थे। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। इसको हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है, बस अभी आप मुझे आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि वो कौन सी कंपनी है जो अपना एक ईवी ब्रांड, इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड लॉन्च कर रही है जिसका नाम है योद्धा। ठीक है, ये 4 आपकी कंपनीज है, टाटा मोटर, लोहिया ऑटो, महिंद्रा इलेक्ट्रिक और हीरो इलेक्ट्रिक। जो भी सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी न्यूज समझ में आई होगी, सारी बातें समझ में आई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसी ही अपडेटेड न्यूज के साथ, आरबीआई सर्कुलर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड शेयर द लिंक विथ योर फ्रेंड्स।